हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बनाना सीख लिए हैं। और बच्चों रासायनिक अभिक्रिया बनाने में एक्चुअली जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसको और अधिक तरीके से सूचनात्मक कैसे कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि चार चांद लगाना, तो इसका मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास में दिया है इसको हम लोग और बेस्ट तरीके से अभिक्रियाएं कैसे कर सकते हैं, इसमें चार चांद कैसे लगा सकते हैं। चलिए, तो इसका मतलब कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को सूचनात्मक बनाना, ये हमारे पास में यहाँ से हेडिंग हो जाती है कि दोस्तों यहाँ से क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया को। अच्छा, एक बात तो आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गई है कि रासायनिक अभिक्रिया को सूचनात्मक बनाना। तो इसका मतलब दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया अगर आप लोग कोई कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि उस अभिक्रिया को आप लोग सूचनात्मक बनाओ। मतलब इसका मतलब वो अभिक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सूचना दे सके कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कौन कौन सा मैटर उपयोग में लाया गया है, ठोस उपयोग किया गया है, द्रव उपयोग किया गया है कि गैस उपयोग किया गया है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बनाओगे ऐसी अभिक्रियाओं को उतना ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। और एग्जामिनर को भी उतनी बातें समझ में आएंगी। इसका मतलब जो अभिक्रिया है वो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकती है, सूचनात्मक बनाना। तो इसका मतलब बाबू अगर यहाँ से रासायनिक अभिक्रियाओं को सूचनात्मक बनाना आप लोग सीखोगे ना, तो इसका मतलब क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे कह रहा है कि हमारे पास में कोई अभिक्रिया होती है तो आप लोगों को सूचनात्मक बनाने के लिए सबसे पहले ये लिखना है कि जो आपके पास में अभिकारक है या उत्पाद है, ठीक है। इसका मतलब जो आपके पास में यौगिक लिया गया है उस यौगिक के साथ में आप लोगों को सॉलिड या फिर क्या होगा, लिक्विड या फिर क्या होगा, जलीय विलयन होगा, तो एक्वस सॉल्यूशन, या तो हमने कहा अगर वो गैस होगा तो आप लोगों को जी जैसे शब्द उसके साथ में लिख देने चाहिए। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं को सूचनात्मक बनाने के लिए उस यौगिक के साथ में आप लोगों को सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, या तो आप लोगों को क्या लिख देना है, गैस जैसी चीजें उसके साथ में लिख करके चल देना है। अच्छा देखो, जैसे मैंने एक आप लोगों को अभिक्रिया बोला कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से मैं चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कहा सर एग्जाम्पल एक बता दीजिए तो समझ में आए। हमने कहा जैसे आप लोगों को अगर मैं दे देता हूँ कि नाइट्रोजन, वेरी गुड सर, इसका मतलब ये क्या है, नाइट्रोजन है। हाँ नाइट्रोजन है। थोड़ा बाबू गला खराब हो गया है, गले से आवाज़ थोड़ा बराबर नहीं निकल रही, चूँकि प्रैक्टिकल दिया गया है तो गैसें बहुत ज़्यादा अंदर चली गई हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा गला मतलब जलन बहुत तगड़े से हो रही है। जुकाम भी उसी की वजह से हो गया है, जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ा बराबर नहीं निकल सकती है। मैनेज कर लेना इतना आज आप लोग, ठीक है। जैसे हम इसको मिलाते हैं और यहीं से दोस्तों हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन। अच्छा, इन दोनों को जब मैंने यहाँ से मिलाया हुआ है तो ये जा करके हमारे पास में बन जाता है, अमोनिया बन जाती है। इसका मतलब NH3 बन गया। अच्छा, आप लोग हमें एक बात ये बताओ कि जैसे ये हमारे पास में नाइट्रोजन है तो इसकी नाइट्रोजन गैस होती है, तो हमने ब्रैकेट लगा करके यहाँ पे G लिख दिया। इसका मतलब इंफॉर्मेशन मिल गया कि इस अभिक्रिया में जो हमारे पास में अभिकारक इस्तेमाल में लाया गया है वो एक अभिकारक तो क्या है, गैस है, वहीं से दूसरे अभिकारक के साथ में अगर यहाँ पर मैं G लगा दूंगा तो इस बात का पता चलेगा कि ये वाला जो नाइट्रोजन है बाबू, ये वाला भी क्या होता है, गैस ही है। और जो उत्पाद बना हुआ है ये उत्पाद भी हमारे पास में क्या बनी है, गैस बनी है। इसका मतलब एक बात तो हमको समझ में आ गई है। जैसे यहाँ से क्या होगा, इसके ऊपर जो लिखा है ये वाला हमारे पास में क्या कहलाएगा, इसका मतलब अभिक्रियाओं को सूचनात्मक ढंग से बनाने के लिए अभिकारक या तो उत्पाद में नीचे सांकेतिक रूप में उनकी अवस्था लिख दी जाती है। इसे हम लोग दोस्तों अवस्था का प्रदर्शन भी कह सकते हैं कि यौगिक के साथ में सॉलिड, लिक्विड, एक्वस या तो क्या होगा हमारे पास में गैस जैसे पॉइंट लिख दिए जाते हैं। ये उसकी अवस्था का प्रदर्शन कर दिया जाता है जो उसकी अवस्था को दर्शाते हैं। चलो, दूसरी बात यहाँ से क्या हो जाती है, दूसरी बात मजे की ये है, आपको यदि ये लिखना हो कि जो हमारे पास में अभिक्रिया है ये कितने ताप पर हो रही है। इसका मतलब इस अभिक्रिया को ताप पर लिखना है कि अभिक्रिया का ताप कितना होता है, तो इसका मतलब और ज़्यादा सूचनात्मक बन जाएगा कि अमोनिया बनाने के लिए इसे गर्म करना पड़ेगा, कितना गर्म करना पड़ता है। इसका मतलब अगर हमें अभिक्रिया का ताप लिखना पड़ता है तो यहाँ से क्या लिख करके चलते हैं, सूचनात्मक बनाने के लिए जो आपके पास में अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया का ताप लिख दिया जाता है। इसका मतलब अगर हमें अभिक्रिया का ताप लिखना है तो ताप लिखने के लिए जो हमारे पास में तीर होता है उस तीर के ऊपर ही उसका ताप लिख दिया जाता है। क्या लिखते हैं, उस अभिक्रिया का प्रदर्शन करने के लिए उसका ताप लिख दिया जाता
है। तो इसका मतलब यहाँ से समझ में आया। तो अब कभी भी अगर हम लोगों को पूछ करके चलेगा कि अभिक्रिया का ताप कितना होगा, तो हमने कहा अमोनिया बनाने के लिए इसके बीच में हमारे पास में जो होना चाहिए वो 500 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये हमारे पास में 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। कहे सर सेल्सियस के सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हमारे पास में होना चाहिए। इसका मतलब चलिए सर एक बात तो समझ में आ गई कि अभिक्रिया की अवस्था लिख दिया जाता है। वेरी गुड। हमने कहा कि अभिक्रिया का ताप लिख दिया जाएगा। वेरी गुड। अब इस अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? उत्प्रेरक की अवस्था भी लिख दी जाती है। क्या लिखते हैं बच्चा? उत्प्रेरक की अवस्था को भी लिख दिया जाता है। इसका मतलब उत्प्रेरक को प्रदर्शित किया जाता है। अभिक्रिया लिखने के लिए उत्प्रेरक को प्रदर्शित और उसके बाद में यहाँ से क्या होगा? किया जाता है। चलो इसका मतलब एक अभिक्रिया यहाँ पर लिखी जाएगी कि उत्प्रेरक का लिखा जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया, अगर तीर के ऊपर कोई चीज लिखा है तब आप लोग समझ लेना वो अभिकारक का काम नहीं कर रहा है, वो उत्प्रेरक का काम कर रहा है। इसका मतलब वो उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या घटा देता है, लेकिन वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। और हमने कहा इस अभिक्रिया में अभिक्रिया जो हो रही है उसका दाब प्रदर्शित किया जाता है, दाब का मान अंकित किया जाता है। इसका मतलब उस अभिक्रिया के दाब का मान अंकित किया जाता है। इतनी चीज़ें अगर तुम लोग किसी रासायनिक अभिक्रिया में लिख देते हो तो कोई फेल नहीं है कि आपको वहाँ से क्या करें, दिक्कत या परेशानी जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक। और एक बात हमें ये लिखना आवश्यक है कि जो हमारे पास में अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया की दिशा लिखना जरूरी है। इसका मतलब अभिक्रिया यदि एक दिशा वाली है तो एक दिशा वाली जो हमारे पास में क्या होती है, अभिक्रिया होती है, उसके ऊपर हम लोग अनुत्क्रमणीय का चिन्ह लगाते हैं। किसका? अनुत्क्रमणीय, एक दिशाओं वाले तीर का चिन्ह का उपयोग करते हैं। अगर अभिक्रिया हमारे पास में द्विदिशीय है या तो दो दिशा वाली अभिक्रिया होती है। अच्छा, जब दो दिशा वाली अभिक्रिया होती है तो उत्क्रमणीय का चिन्ह बनाते हैं। इसका मतलब कभी भी उत्क्रमणीय का चिन्ह बनाना है तो इस प्रकार से चिन्ह हम लोग बनाते हैं। ऊपर वाला चीज तीर आधा कर देना है, नीचे वाला तीर भी कैसे कर देना? आधा कर देना है। दो मुही अभिक्रिया। इसका मतलब ये होता है दो मुही अगर अभिक्रिया बनाना है, इसको इसको मिलाएंगे तो ये बन गया, फिर इधर से आकर के ये बन सकता है। राइट। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? तो कभी भी अगर ऐसी चीजें आ जाएंगी आप लोगों के सामने कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाया, इसका वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 200 होता है। कितना होता है? 200 होता है इसका वायुमंडलीय दाब होता है। चलो इसका मतलब अब अगर आप लोगों से पूछेगा कि अभिक्रियाओं को सूचनात्मक बनाने के लिए, अभिक्रियाओं को सही ढंग से प्रदर्शित करने के लिए उस अभिक्रिया के ऊपर सबसे पहले अभिकारक जो लिया गया है या उत्पाद जो बन रहा है उसकी अवस्था का प्रदर्शन किया जाता है कि सॉलिड है कि लिक्विड है। हमने कहा कि तुम अपना घर बनवा रहे हो, तुम दर्जी से अपना ड्रेस बनवा रहे हो, तो तुम्हारा जो साइंस का टीचर है, जाहिर सी बात है वो ये पूछेगा कोई तुमसे कि साइंस का टीचर है कि तुम्हारी मैडम तुमको पढ़ाती है? तो बोलेंगे नहीं नहीं भाई साहब हमारे साइंस के कौन है? टीचर है। अब बोलेंगे अच्छा टीचर है तो कितना पढ़े हुए हैं? इसका मतलब जो तुमको पढ़ा रहे हैं, कहेंगे सर इतना पढ़े हुए हैं। कहीं अच्छा कहाँ से आते हैं? इसका मतलब उस टीचर की सूचना दी जा रही है ना कि कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता है, कितना पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, तो तुम लोगों से जानकारियां ली जाती हैं। उसी प्रकार से अगर कोई अभिक्रिया दे दी जाती है तो अभिक्रिया को देख करके सभी चीजें समझ में आ जाए। ये केवल क्या किया जा सकता है? अभिक्रियाओं को सूचनात्मक बनाने के लिए तो उसकी अवस्था का प्रदर्शन करें। मेरे साथ साथ बोलो तो आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलो बोलो। इसका मतलब अभिक्रियाओं का प्रदर्शन। वेरी गुड। फिर अभिक्रिया का ताप प्रदर्शित किया जाता है, ताप के साथ में दाब भी बोल लिया करो। फिर करें उत्प्रेरक को प्रदर्शित किया जाता है, किस प्रकार के उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, और उसके दाब का मान अंकित किया जाता है। ये बात पता ही है। कह रहा है कि एक दिशीय अभिक्रिया है कि दो दिशीय अभिक्रिया है, इसको भी प्रदर्शित करना आवश्यक है। अगर अभिक्रिया का ताप प्रदर्शित करना होता है तो ताप कहीं कहीं नहीं लिखा होता है ना, तो इसके ऊपर आप लोगों को ऐसे डेल्टा बना करके दे देगा। तो डेल्टा का मतलब क्या है कि उस अभिक्रिया को साधारण ताप पर कराया जा रहा है, ज़्यादा हौच पौच करने की उसमें आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो देगा कि इतने ताप पर अभिक्रियाएं होती
है। तो साधारण ताप पर आप लोगों को यहाँ पर हमेशा ये देता है जब कभी भी गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक बातें तो हमको यहाँ से ये समझ में आ गई हैं। अच्छा, और अभिक्रिया में हम लोग ये बता सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि ऊष्माअवशोषी अभिक्रिया है। इसका मतलब ऊष्मा त्याग रही है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है मिला के रख देते हैं तो ऊष्मा निकलता रहता है, गर्म होता रहता है। जैसे हमने कहा कि आलू की सब्जी लेकर के काट वाट के रख देते हैं, कढ़ाई में बना के रख देते हैं, लेकिन सब्जी ऐसे थोड़ी बन जाएगी, उसको गर्म करो, ऊष्मा अवशोषित करेगी, पहले वो क्या करेगी, अवशोषित, फिर रिएक्शन करना स्टार्ट करती है। तो इसका मतलब यह एक प्रकार की कैसी है, ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया है। लेकिन कई सारी चीजें होती हैं, साबुन होता है उसमें पानी डाल दो वो ऊष्मा का त्याग करने लगता है, इसका मतलब वो कैसी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया होती है। सॉरी, वो कैसी होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। तो कभी भी अगर आप लोगों के साथ में आ जाता है, ठीक, कभी भी अगर आप लोगों के साथ में अभी उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह लगा करके और उसके बाद में यहीं पर क्या लिख उठे, ऊष्मा लिख उठता है, तो समझ लेना कि हमेशा ऊष्मा का त्याग हो रहा है। क्या हो रहा है, ऊष्मा का त्याग हो रहा है। अगर कोई आपके पास में अभिकारक हो, अभिकारक से उत्पाद बना हो और इस साइड में हमेशा क्या लिखी हुई हो, ऊष्मा लिखी हुई हो, तो समझ लो ये अभिक्रिया में हमेशा क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है ऊष्मा का, ऊष्मा त्यागी अभिक्रिया है। अगर कोई अभिक्रिया हुई हो उसमें आपके साथ में प्रोडक्ट मिला हुआ हो, इसका मतलब उस प्रोडक्ट के साथ में माइनस और ऊष्मा लिखा हुआ हो, इसका मतलब वो जो अभिक्रिया होती है ऊष्मा को हमेशा क्या करती है, ग्रहण करती है। क्या करती है, ऊष्मा का हमेशा ग्रहण करती है, इसलिए उसे हम लोग ये मान लेते हैं कि वो अभिक्रिया हमेशा ऊष्मा को ग्रहण करती है। तो वह एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया होती है। अच्छा, कभी कभी ये ऊष्मा त्यागी अभिक्रिया होती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को लगा देगा, बराबर लगा के इधर माइनस लगा देता है, तो बराबर को उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये त्यागी अभिक्रिया होगी। अगर यहाँ पे बराबर लगा के इधर प्लस कर देता है तो पक्षांतर किधर क्या होगा, माइनस होगा, इसका मतलब ये ग्रहण करने वाली अभिक्रिया होती है। इसका मतलब ऊष्मा अवशोषी है कि ऊष्मा क्षेपी है, हमको ये भी याद करना पड़ता है। इसका मतलब 6वां वाला हमको यहाँ से ये देखना पड़ेगा, ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया है, ध्यान देना, ऊष्मा अवशोषी है कि यहाँ से क्या होगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। इस चीजों का ध्यान होता है, तो प्लस और माइनस चिन्ह को लगा करके ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा अवशोषी अभिक्रियाओं की पहचान कर ली जाती है। देखो अब मेरे साथ साथ बोलना, अभिक्रियाओं की पहचान करने के लिए कई सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं, सूचनात्मक कैसे बना सकते हैं कि अभिक्रिया देख करके सूचना मिल जाए। हमने कहा उसकी अवस्था लिख सकते हैं सर, बिल्कुल। उसके ऊपर ताप लिख सकते हैं, अरे सर उसके ऊपर दाब भी लिख सकते हैं, हाँ सही है। उत्प्रेरक की अवस्था लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उत्प्रेरक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कह रहे सर ऐसा है ना, उसकी ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा अवशोषी को बता सकते हैं, वेरी गुड, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा अवशोषी को बताया जा सकता है। तो और उसके बाद में यहाँ पर कहा है कि अभिक्रिया एक दिशी है कि दो दिशी है। इसका मतलब अभिक्रिया की दिशा को आपको लोग बता सकते हो कि एक दिशी अभिक्रिया होती है कि दो दिशाओं वाली अभिक्रिया होती है। चलो अब इससे संबंधित हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं कि हमारे पास में क्या क्या एग्जाम्पल इससे मिलकर के बनने वाला है। ठीक है, मैंने पूछने के लिए कहाँ पर रख दिया, चलो आप लोग देख करके स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में इसको कॉपी कर लेना, नहीं तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको हमें लिखना है। ठीक, चलो जो चीजें वीडियो पॉज कर करके लिख लिया करो। अच्छा, इस हेडिंग को कैसे लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को सूचनात्मक बनाना। इसका मतलब इसमें ये लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूचनात्मक बनाने के लिए नीचे लिखे गए बिंदुओं को स्मरण किया जाता है। इसका मतलब ये बिंदु को लिख देंगे और दो चार का क्या करेंगे, एग्जाम्पल दे देते हैं। जब उसको हम लोग एग्जाम्पल दे देंगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को चीजें समझ में आने लगेंगे। चलो, इसका मतलब बाबू अगर हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें और समझना है तो इसके पहले 2 वीडियो 3 आप लोगों को अपलोड हो गया है, उस वीडियो को जा करके देखो और बढ़िया तरीके से चीज़ें क्लियर करो, ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए हम देरी ना करते हुए आगे लेकर के चलते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल तो पहले समझा दीजिए सर। देखो बाबू, एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर देख करके चलेंगे ना, तो इसका हमें क्या करना है, एग्जाम्पल बनाना है। मान लो एग्जाम्पल अगर यहाँ से बनाएंगे, कह रहे हैं कि सर ऐसा है, ये हमने एक बॉटल ले लिया, ले लो बाबा। तो कह रहे हैं कि सर एक बॉटल ले लिया, इस बॉटल में सर तेजाब भर लेते हैं सर, बिल्कुल भर लो। तो कह रहे हैं कि ऐसा है सर, इस बॉटल में हमने तेजाब भर लिया, कहें कि सर इसमें हमने जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं सर, इसमें हमने जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिया। तो हमने कहा ये देखो जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा यहाँ पर आ गया। कहें सर ऐसा है ना, इससे गैस निकल रही है। कहें ऐसा है, इससे क्या निकल रही है, गैस। इसका मतलब जिंक का जो छोटा छोटा टुकड़ा
छोड़ा था वो किस अवस्था में था? ठोस अवस्था में था। और ये जो हमारे पास में विलायक था द्रवीय अवस्था में था। और ये किस अवस्था में निकल रही है? गैस अवस्था में निकल रही है। ठीक, इसका मतलब हमने जिंक ले लिया सर। क्या ले लिया? जिंक। अच्छा, किस अवस्था में था? सॉलिड। इसको डाला किस में गया? H2SO4 में। एक्वस सॉल्यूशन था, जलीय विलयन पानी के जैसा था। जब इसको हमने यहाँ से मिला दिया तो ZnSO4 बन गया। अच्छा, क्या बना? ZnSO4। एक्वस सॉल्यूशन इसका ये भी बना। ठीक, जलीय विलयन में ही पानी ही बचा है। अब इसमें से क्या निकल के जाती है? H2 गैस निकलती है। क्या निकल रही है? H2 किस अवस्था में निकल रही है? गैसीय अवस्था में निकल रही है। इसका मतलब जो गैस निकला वो H2 की है, जो अंदर बना हुआ है इसका मतलब उत्पाद क्या बना है? ZnSO4 बना हुआ है। और जो जिंक था वो सॉलिड में था, और जो द्रवीय था वो H2SO4 हमारे पास में बना था। अब क्रिया ताप कितने पर हुई सर? डेल्टा ताप पर हुई है। कितने ताप पर? डेल्टा ताप पर। उत्प्रेरक कुछ नहीं है तो सी लिख दो कैटालिसिस। किसका मतलब यहाँ पर कि कैटालिसिस हो सकता है लेकिन यहाँ पर उपयोग नहीं किया गया है। इसमें किसी उत्प्रेरक का सहायता नहीं हमने लिया है। तो बस यही हमारे पास में होगा। और अगर यहीं से हम लोग करना चाहेंगे कि हमारे पास में क्या बनता है, चलो देख लो। एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो जैसे और अगला वाला अगर यहाँ से बोल करके चलेगा कि क्या हमारे पास में हो सकता है, देखो बाबू ध्यान से एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। कहें सर ऐसा है, एक हाइड्रोजन का बता दीजिए सर। ले लो, हाइड्रोजन का H2 गैस होती है। अब हमने कहा कि एक आयोडीन मैंने ले लिया, और आयोडीन भी हमारे पास में कैसी होती है? गैसीय अवस्था में ही होती है। इसको हम लोग गर्म करेंगे डेल्टा ताप पर। कितने ताप पर? डेल्टा ताप पर किया। इसमें किसी कैटालिसिस का उपयोग नहीं किया। इसके बीच का हमने कहा कि हमने x mm इसका हमने दाब रख दिया। ठीक, अब कह रहा है कि इसको जब गर्म करेंगे तो यहाँ से 2HI बना, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड भी कैसा बना? गैसीय अवस्था में ही बना। इसका मतलब इन दोनों को जब हमने मिलाया तो ये हमारे पास में क्या बना? हाइड्रोजन आयोडाइड। ये भी गैसीय था, ये भी गैसीय था, ये भी कैसा था? गैसीय अवस्था में था। इसका मतलब ये अभिक्रियाएं सूचनात्मक अभिक्रिया का कार्य करती हैं, लेकिन ये जो अभिक्रिया होती है 2 दिशाओं वाली होती है। देखो 2 दिशाओं वाली अभिक्रिया आपको ज़्यादातर याद करना पड़ता है, ऐसे आप लोग नहीं समझ पाओगे कि कौन कौन सी अभिक्रिया 1 दिशा वाली है, कौन कौन सी अभिक्रिया 2 दिशाओं वाली है। चलिए इसको तो हमने यहाँ से बता दिया। अब कह रहे हैं कि सर अच्छा हमको ये बताइए इस रासायनिक समीकरण को करने का महत्व क्या है? इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है सर कि कौन कौन से हमारे पास में महत्व हैं? चलो अब इसका हम लोग यहाँ से महत्व देख करके चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या महत्व है। जैसे मैंने कहा ना कि ऐसा है तुम अपना मोबाइल तोड़ दो, कहें काहे हम अपना मोबाइल तोड़ दें भाई, हमको प्रॉफिट क्या मिलेगा? तो हमने कहा मिलेगा लेकिन पहले तोड़ो तो। जब मोबाइल तोड़ देंगे कहेंगे देखा ना तुमको बैटरी दिखने लगी मोबाइल की, कहेंगे हाँ भाई साहब बैटरी तो दिखने लगी है। तो हमने कहा बस ये तुमको प्रॉफिट मिल गया कि तुमने आज तक बैटरी कभी देखा था? कहे नहीं। हमने कहा कैसा है कि अपना दिल निकाल करके देख लोगे? कहे नहीं। कहें चलो मुर्गा काटते हैं उसका दिल देखते हैं कि कैसे है। तो अब यही सब बातें हमको आती हैं। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के महत्व। तो अब आप लोग बच्चा हेडिंग बना लो कि रासायनिक अभिक्रिया का महत्व क्या होता है। तो इसको हम लोग देरी न करते हुए बढ़िया से देख करके चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के महत्व क्या है। चलो तो हेडिंग यहाँ से हमारे पास में लग रही है कि रासायनिक अभिक्रिया का महत्व। ध्यान से देख करके चलना। यहाँ से कह रहा है कि रासायनिक, और उसके बाद में यहाँ से क्या बोला है? अभिक्रिया का महत्व। चलो अब इसको हम लोग देरी नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ रासायनिक अभिक्रिया का महत्व क्या है? हमको आप लोग पहले ये बताओ। जैसे हमने यहाँ पर आपको कहा कि ऐसा है तुम मुझे लोक क्रिया करके दिखाओ। अच्छा सर किससे क्रिया करना है पहले ये बताइए। हमने कहा आपको क्रिया कर देना है HNO3 के साथ में क्रिया करना है। हो जाएगा सर? कह रहे हैं कि ऐसा है H आप लोगों को यहाँ से क्रिया करके हमें दिखाओ ZnSO4। कहें सर इसके साथ में तो क्रिया हम लोग कर सकते हैं। कहें सर थोड़ा सस्ता लेकर के बताइए कि हमें और आसान तरीके से। इसको हम बता रहे हैं थोड़ा सा आसान और लेके करते हैं, क्योंकि इसमें अभी 2 इधर उधर पलटी होगा तो आप लोग परेशान हो सकते हो। कहें सर एक हमारे पास में सोडियम का हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। हमने कहा ले लिया जाए। करें कि सर एक हमारे पास में यहाँ से HCl ले लिया जाए। ले लो। अब बताओ जब दोनों को हमने मिलाया तो ये प्लस होगा ये माइनस, ये प्लस होगा ये माइनस, ये प्लस पसंद आ गया इसको और इस प्लस को पसंद आ गया ये माइनस। इसका मतलब यहाँ से क्या किया Cl, और उसके बाद में यहीं से क्या मिला हुआ है हमें, इसके बाद में यहाँ से जो हमको मिला है मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, मान लो धन्ना दिखता हो तो यहाँ से बनेगा H2O। अच्छा अब हमें आप ये बताओ इस अभिक्रिया को देख करके आपको क्या लगता है? कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को देख करके इसका महत्व तो ये है कि हम उस यौगिक में तत्वों की संख्या का पता लगा सकते हैं।
ठीक है। इसका मतलब तत्वों की संख्या पता की जा सकती है। पहला नंबर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का महत्व यह है कि उस रासायनिक अभिक्रिया में निम्न तथ्यों का पता लगाया जा सकता है, जैसे अभिकारक तथा उत्पाद की संख्या। जैसे यहां से लिख सकते हैं अभिकारक, और यहां से क्या लिख करके चलेंगे, उत्पाद में यौगिक का नाम बता सकते हैं। कहें सर सही है। और यहीं से दूसरा क्या होगा, यौगिक में, अच्छा, यौगिक में तत्वों की संख्या, कहें सर संख्या ज्ञात की जा सकती है। अच्छा, यौगिक का नाम बता सकते हो कि नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ से क्या है, जल, यहाँ से है। इसका मतलब यौगिक का नाम पता चल गया। अब सोडियम हाइड, इस अभिक्रिया में अभिकारक में सोडियम कितना लगा है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 1, यहाँ से क्लोरीन इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब उस यौगिक में तत्वों की संख्या का पता लगाया जा सकता है। और दूसरा कह रहा है कि उस यौगिक का अणुभार क्या ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब तीसरा यहाँ से यौगिक का अणुभार पता लगाया जा सकता है। इसका मतलब उस यौगिक का अणुभार कितना होगा, इसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, अणुभार का पता लगाया जा सकता है। और हमने कहा तीर को देख करके अभिक्रिया का आप लोग ये बता सकते हो कि एक दिशीय अभिक्रिया है कि दो दिशीय अभिक्रिया है। अगर तीर सिंगल लगा है तो एक दिशीय अभिक्रिया, तीर डबल लगा है तो दो दिशीय अभिक्रिया होती है। इतना बात समझ में आ रहा है। और हमने कहा प्लस माइनस को देख करके आप लोग ये बता सकते हो ऊष्मा क्षेपी है कि यहाँ से ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया है, ये भी तो देख करके बता सकते हो। तीर लगा है तो एक दिशीय अभिक्रिया है, तीर नहीं लगा है तो दो दिशीय, एक तीर लगा है तो एक दिशी, अगर दोनों साइड लगा है तो दो दिशी। इधर अगर प्लस लगा होता, ऊष्मा निकलती होती डेल्टा के एच के रूप में, तो इसका मतलब वो भी क्या होता हमारे पास में, ऐसे इसमें देता है, ऐसे डेल्टा एच लगा करके दे देगा। इसका मतलब हीट यहाँ से निकल रही है, इसका मतलब हीट निकल रही है। तो ये हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक, ये कह रहा है कि इसका, अच्छा एक बात इसमें से और आ रहा है, कह रहा है कि यौगिक का अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, यौगिक का अनुपात कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं तो 1:1 में NaCl मिलता है। क्या ज्ञात कर सकते हैं, पांचवा वाला, यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसका मतलब यहाँ पर ये कर सकते हैं कि यौगिक का अनुपात पता लगाया जा सकता है, यौगिक का अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। अच्छा चलो, इसका मतलब ये बात तो हमसे पता चल गई है कि उस यौगिक का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। कैसे अनुपात ज्ञात कर सकते हैं सर, कह रहे हैं कि 1:1 में, ध्यान से देखो 1:1 में दोनों को मिलाया, इसके आगे भी एक है, इसके आगे भी एक है, तो सोडियम क्लोराइड 1 किलो, हाइड्रोजन क्या होगा, जल 1:1 में हमको मिलता है। तो यौगिक के बीच का अनुपात भी ज्ञात हो जाता है। तो अभिक्रिया में उपस्थित उस यौगिक को कितने अनुपात में लिया गया है, इसका भी मापन आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ये होता है हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया के महत्व होते हैं। ठीक, चलो अब कह रहा है कि जैसे हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया जो हमको दी गई है, रासायनिक अभिक्रिया को देख करके क्या नहीं पता लगाया जा सकता है, तो मतलब इसकी सीमा कितनी है, कौन कौन से तत्वों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो हमने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया की सीमा, हमने कहा कि तुम्हारी मोबाइल है, इस मोबाइल की एक लिमिट होगी। बोले क्या लिमिट है, हमने कहा इस मोबाइल में तुम क्या नहीं बैठ, तुम बैठ के कहीं जा नहीं सकते हो। कहेंगे हाँ भाई सही है, एक लेकर के साथ जाएंगे। हमने कहा लेकिन इस मोबाइल के द्वारा तुम हर जगह पर घूम सकते हो। ठीक है, तबीयत थोड़ी सही नहीं। अब कह रहा है कि इसका मतलब इस मोबाइल को लेकर के हर जगह पर घूम सकते हो, लेकिन इस पे बैठ करके कहीं नहीं घूम सकते हो, मोबाइल में जा करके घूम सकते हो। क्या सर के अंदर घूम के जा सकते हैं, हमने कहा नहीं, अपना कंसंट्रेशन उसके अंदर डाल दो, आपको वो घुमा देगी। तो रासायनिक अभिक्रिया की सीमा हम लोग देख करके चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की सीमा, तो अब देख करके यहाँ से चलना कि यहाँ से अभिक्रिया की सीमा क्या होती है, अभिक्रिया की सीमा। अब ऐसा थोड़ा ही कि सचिन के पास में सीमा है, अभिक्रिया के पास में भी सीमा होती है। सीमा एक ये है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को देख करके, ध्यान देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया को देख करके ये नहीं बता सकते हो कि ये जो हमारे पास में अभिक्रिया है, ठीक ध्यान देना, ये जो हमारे पास में अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया का ताप कितना है,
किसी अभिक्रिया को देख कर के आप ये नहीं बता सकते हो जब तक कि उसके ऊपर लिखा नहीं हो सकता है, ठीक? अब यहाँ से कह रहा है कि अगर इस अभिक्रिया के बारे में उत्प्रेरक की जानकारी आप नहीं दे सकते हो।